नमस्कार। हम तुर्की के संविभाजन का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज का बिंदु है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। दुर्कहेम ने अपने शोध ग्रंथ में श्रम विभाजन के बारे में यह विस्तृत विवरण दिया है। उसमें श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की भी उन्होंने व्याख्या की है। अन्य सामाजिक तथ्य होते हैं, उसी की भांति श्रम विभाजन के भी कुछ व्याधि के दृश्य प्रकट होते हैं। तो दुर्कहेम ने ऐसे व्याधि के स्वरूपों को या श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की चर्चा की है और उन्होंने 3 असामान्य स्वरूप बताए हैं। तो श्रम विभाजन का प्रकार तो होता है कि नवीन समूहों का निर्माण करना और उनमें एकता उत्पन्न करना, लेकिन जिन स्थितियों में श्रम विभाजन अपने प्रकार्य को पूर्ण नहीं करता है, अर्थात श्रम विभाजन के कारण समाज में एकता स्थापित नहीं होती है, तो उसे दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहा है। दुर्कहेम के शब्दों में यद्यपि सामान्यतः श्रम विभाजन सामाजिक एकता उत्पन्न करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे भिन्न और विपरीत परिणाम भी होते हैं। तो दुर्कहेम के अनुसार ये श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप है। तो दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के जो 3 असामान्य स्वरूप बताए हैं जो कि समाज में एकता पैदा नहीं करते हैं, उनमें से 3 हैं। एक तो पहला तो आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा उन्होंने बताया है बलात् श्रम विभाजन, और तीसरा उन्होंने असामान्य स्वरूप बताया व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। तो हम पहले बिंदु की बात करते हैं, श्रम विभाजन आदर्शहीन श्रम विभाजन। जो असामान्य स्वरूप पहला वो है आदर्शहीन श्रम विभाजन। जब समाज में श्रम विभाजन विभिन्न सामाजिक कार्यों में तालमेल या फिर पारस्परिक सामंजस्य वो स्थापित नहीं करता है तथा तब वो एक दूसरे के कार्य में और विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो दुर्कहेम ने के अनुसार ऐसा विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों में और विज्ञान के क्षेत्रों में मिलता है जब अव्यवस्थित श्रम विभाजन है, उसके फलस्वरूप ऐसा होता है। तो दुर्कहेम ने उस श्रम विभाजन को आदर्शहीन श्रम विभाजन कहा है, जो कि श्रम विभाजन विभिन्न प्रकारों में असामंजस्य उत्पन्न करते हैं, गतिरोध उत्पन्न करते हैं, उनमें व्याधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के श्रम विभाजन को आदर्शहीन श्रम विभाजन उन्होंने कहा है, जो कि आर्थिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो जब उत्पादन के संगठनों, औद्योगिक केंद्रों, कारखानों आदि में जब श्रम विभाजन होता है तो उसमें विशेषीकरण होता है और उत्पादन में लगे हुए मजदूरों और मालिकों में संघर्ष पैदा कर देता है। इसमें परस्पर व्यापारिक झगड़े भी होते हैं, अन्य झगड़े भी होते हैं। तो इस प्रकार श्रम विभाजन आर्थिक क्षेत्र में और विभिन्न सामाजिक इकाइयों में तनाव पैदा कर देता है, संघर्ष पैदा कर देता है, उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ लाभ के स्थान पर क्या होने लग जाती है, हानि होने लग जाती है। सामाजिक एकता है उस पर फिर आघात लगता है, सहयोग के स्थान पर झगड़े, फसाद, तालाबंदी, हड़ताल, विवाद ये जगह ले लेते हैं। तो इसी को दुर्कहेम ने आर्थिक क्षेत्र में है वो आदर्शहीन श्रम विभाजन उन्होंने कहा है। दूसरा जो आदर्शहीन श्रम विभाजन होता है उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बताया। तो यह विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार होता है कि हम पहले देखते हैं कि पहले सभी विज्ञान परस्पर संबंधित थे, अलग अलग नहीं होते थे, सारे विज्ञान सम्मिलित थे, एक जगह थे। परंतु जब विज्ञानों में श्रम विभाजन के फलस्वरूप बहुत अधिक विशेषीकरण आ गया, तो अर्थात विज्ञानों में स्पेशलाइजेशन हो गए, तो अलग अलग विज्ञान हो गए, अलग अलग विज्ञान हो गए। एक विज्ञान प्राणी शास्त्र हो गया, एक जंतु शास्त्र हो गया है, एक वनस्पति शास्त्र हो गया, उसमें भी फिर शाखाएं होगी अलग अलग। अब केवल एक विज्ञान है तो उसकी भी एक शाखा मात्र से जुड़ा होता है। वैज्ञानिक जो अध्ययन करता है, शोध करता है, जो जानकारी प्राप्त लेता है, वह वैज्ञानिक या तो एक विज्ञान से जुड़ा होता है या एक विज्ञान की भी एक विशेष शाखा से वो जुड़ा हुआ
रहता है। इससे विज्ञानों में परस्पर दूरियां काफी बढ़ गई। एक वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी शाखा के बारे में तो वह पर्याप्त जानकारी रखता है, लेकिन उसी विज्ञान के अन्य शाखाओं के बारे में या दूसरे विज्ञानों के बारे में उसका तालमेल नहीं बैठता, उसका सामंजस्य उसके साथ नहीं बैठता है, तो दोनों में दूरियां काफी बढ़ गई है। तो सावयवी एकता स्थापित नहीं होने के कारण भी विभिन्न विज्ञानों के संबंध है वो टूट गए हैं, दूरियां उनमें बढ़ गई है। तो ये सब किसके हुआ? श्रम विभाजन के कारण हुआ। क्योंकि श्रम विभाजन के कारण विभिन्न विज्ञान है अलग अलग हो गए, तो उनमें एकता के बजाय दूरियां बढ़ गई, संघर्ष बढ़ गया। तो ये तो हो गया आदर्शहीन श्रम विभाजन। दूसरा जो असामान्य स्वरूप बताया वह बताया बलात् श्रम विभाजन, अर्थात वह श्रम विभाजन जो बलपूर्वक किया जाता है ना, बाहर से थोपा गया श्रम विभाजन कह सकते हैं हम। तो ऐसा श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन कहलाता है। व्यक्ति है उसको अपनी रुचि के अनुसार काम करने की या काम को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती है। व्यक्ति चाहे कि मैं ये काम कर लूं या मैं ये काम नहीं करूं, मैं दूसरा काम कर लूं, तो ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं होती है। उसे शक्ति से काम में लिया जाता है, उसे ताकत से काम में लिया जाता है। वह पूर्व निश्चित कार्यों को ही करने के लिए बाध्य रहता है। वह वही कार्य करेगा जो उसको बताया गया है। वह कार्य नहीं कर सकता जो उसकी इच्छा है, जो वह करना चाहता है। तो दुर्खिम का यह मत है कि श्रम विभाजन से एकता स्थापित करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके कार्य कुशलता के हिसाब से उनको व्यवसाय मिले। लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं मिलता है। जैसे भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है, तो इसमें ऐसा नहीं होता, व्यक्ति को उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। तो यह श्रम विभाजन का एक ऐसा मान्य स्वरूप है जिसे कि बलात् श्रम विभाजन कहा गया है। तीसरा जो असामान्य स्वरूप है वो बताया गया है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता का मतलब है कि व्यक्ति को पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है। वो जितना कार्य करना चाहता है उतना कार्य उसको नहीं मिलता है, उतनी कार्य सामग्री उसको नहीं मिलती है। तो यह भी श्रम विभाजन का एक असामान्य स्वरूप है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन है वह समाज के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में वो कार्य प्रदान नहीं कर पाता है। श्रम विभाजन समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता जब तक कि काम करने वाले को काम नहीं दिया जाए। जो विभिन्न समूह बन गए, विभिन्न व्यक्ति है, वो अगर कार्य करना चाहता है और कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य नहीं दिया जाए तो समाज में एकता कैसे उत्पन्न होगी? नहीं होगी। व्यक्ति को क्रियाओं के लिए पर्याप्त सामग्री चाहिए, लेकिन श्रम विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो पाता। व्यावसायिक संस्थाओं देखे या औद्योगिक संस्थाओं में श्रम का ठीक से विभाजन भी नहीं होता है। लोगों में असंतोष होता है, वो उनमें अनुपयोगी कार्य की अधिकता होती है। कार्यों का विभाजन भी अनुपयोगी होता है, उपयोगी तरीके से नहीं होता है, व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार उनमें नहीं होता है। तो इससे व्यवस्था स्थापित नहीं होती बल्कि अव्यवस्था हमेशा बनी रहती है। तो जब श्रम विभाजन अव्यवस्था पैदा करता है, असंतुलन पैदा करता है, व्यक्ति को जितना कार्य चाहिए व्यक्ति उतना कार्य उसको नहीं मिल पाता है ना, तो इससे समाज में एकता पैदा नहीं हो पाती है। तो यह व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता कहलाती है। श्रम विभाजन आवश्यक ही नहीं कि एकता संगठन पैदा करे, कई बार वह असंतुलन भी पैदा करता है, अव्यवस्था भी पैदा कर देता है। तो ये तीन श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप है, उनकी चर्चा दुर्खिम ने की है। धन्यवाद।